तो जैसा कि बोल दिए थे कि ज्ञान बिंदु का हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा नोट्स का करवाएंगे। तो इसी चरण में पहले पॉलिटी का देख लेते हैं, क्योंकि पॉलिटी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पोर्शन हो जाता है। जैसे बिहार दरोगा बीपीएससी दीजिएगा आप एग्जाम, यूपी पीसीएस, चाहे कोई सा जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम है तो उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन रहता ही रहता है। 10 से 12, 12 से 15 क्वेश्चन रहता है। तो पॉलिटी को छोड़ना नहीं है, पॉलिटी को देख लेना। तो इसके लिए ज्ञान बिंदु का पॉलिटी का नोट्स बेस्ट नोट है। इसी का हम अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करवाएंगे। इसी चरण में पहले हम लोग सब्जेक्टिव को देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, क्योंकि जब तक आप सब्जेक्टिव को नहीं देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव इसमें 3 टाइप का है, कॉन्सेप्चुअली है और फैक्चुअल है, मतलब कि तुरंत आपसे बन जाएगा। तो आप अगर सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो आपको दोनों प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए पहले सब्जेक्टिव को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए सब्जेक्टिव हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको याद नहीं हो जाएगा, पूर्ण तरीका से याद हो जाएगा। तब तक आप वीडियो पर खाली बने रहें और एयरफोन लगा के देखते रहें वीडियो को। फिर चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए आज के क्लास में पहले हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर्ड एक्ट, 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853। मतलब आज ये सारा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कल की क्लास में दोस्तों, कल ब्रिटिश ताज का शासन पढ़ेंगे। देखिए इसको 2 भाग में बांटा गया, मतलब कंपनी का शासन, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका शासन 1773 से 1858 तक है। उसके अंतर्गत ये टॉपिक को हमको पढ़ना है। और ब्रिटिश ताज एवं ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है 1858 से 1947 तक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम आ जाएगा। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण अधिनियम जैसे है 1919 का अधिनियम हो गया, उसके भारत शासन अधिनियम 1935। ये सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में सबसे आप लोग देखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन इससे ज़रूर रहेगा, भारत से शासन अधिनियम 1935, क्योंकि इसी से अधिकतर प्रावधान हमारे संविधान, भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इस बगल के पोर्शन को पढ़ लेते हैं और कल के क्लास में इधर का पोर्शन पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भारत का संवैधानिक इतिहास क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को शाही चार्टर एक्ट प्राप्त किया। मतलब क्या, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है महारानी एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर एक्ट प्राप्त किया व्यापार करने के लिए। इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को आरंभ में 15 वर्षों के अवधि के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। इसका मतलब समझे दोस्तों आप लोग क्या, कि कंपनी को जो है ना महारानी एलिजाबेथ 15 वर्षों के अवधि के लिए, मतलब 15 वर्ष के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया, समझे। उसके बाद जिसमें कंपनी का संविधान उसका शक्तियों पर विशेषाधिकार निर्धारित थी। आगे चलकर ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने मतलब ब्रिटिश सरकार सम्राट जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में एक नवीन चार्टर एक्ट मतलब आदेश पत्र के माध्यम से कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तृत कर दिया गया। मतलब का क्या हुआ, अब हम आपको समझाते हैं। पहले हम पढ़ दिए उसके बाद समझाते हैं। जैसे ब्रिटिश सम्राट पहले देखिए, पहले एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया। उसके बाद ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में कंपनी को अनिश्चित काल के लिए एक अधिकार दे दिया गया। मतलब कि वो 15 वर्ष के लिए दी थी और जेम्स प्रथम अनिश्चित काल के लिए दे दिया गया। बस इतना सारा में बस यही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि महत्वपूर्ण लाइन आपको ये याद रखना है कि एलिजाबेथ 15 वर्षों के लिए कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार दिया और जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार दिया।
उसके बाद आगे चल जाते हैं कंपनी का शासन। अब पढ़ लेते हैं हम लोग कंपनी का शासन। देखिए इस एक्ट के तहत मतलब पहले देखिए छोड़ दी सॉरी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहले आप लोग को आ जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस देखिए इस एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान थे उसको हम लोग देख लेते हैं। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति के सिफारिश पर पारित किया गया था। मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गुप्त समिति के सिफारिश पर इस एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम का भारतीय संविधान के इतिहास पर विशेष महत्वपूर्ण है यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम है। मतलब कि यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। मतलब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब इस एक्ट के तहत जो कंपनी है जो भारत में व्यवहार करने के लिए आई थी, इसको पहली बार इस एक्ट के द्वारा प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता प्राप्त हुआ। ठीक है कि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये हो जाता है आपको कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। देखिए दोस्तों, अगर ये नोट आपके पास नहीं है तो नोट किन लीजिए, नहीं तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। अगर आप पीडीएफ निकाल सकते हैं तो ऐसे नोट सबके पास ज्ञान बिंदु का उपलब्ध है जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है। अगर आपके पास नोट नहीं है या आपके एरिया में नोट्स नहीं मिलता है तो आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा, उस पर हम व्हाट्सएप पे पीडीएफ सारा भेज देंगे पॉलिटी के नोट्स का। ठीक है, फ्री में। तो आप लोग पहले इसको गौर से देख लीजिए, उसके बाद नोट्स खरीद के आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो गया। अब देखिए इधर आते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए इस अधिनियम की प्रमुख प्रावधान निम्न है, इस प्रकार है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर के पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसका मतलब समझिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार बंगाल के गवर्नर, पहले क्या होता था बंगाल का गवर्नर, उसका जो है पदनाम बदल दिया गया और उसका पदनाम बदल कर रख दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तथा उसको सहायता के लिए 4 सदस्य तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को उसके सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जो शासन के शक्ति को संयुक्त रूप से कर देते। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आपको पूछ देगा 1700 क्या पूछ देगा कि बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया, तो आपको उत्तर देना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद देखिए वारेन हेस्टिंग को इस एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया तथा फिलिप्स फ्रांसिस क्लेवेरिंग मान एवं बड़वेल को 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में नामित किया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, आपको ये याद रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स को इस एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। इस अधिनियम के तहत मतलब 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल एक दूसरे से पहले एक दूसरे से स्वतंत्र थी। अब ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। पहले मद्रास और बम्बई एक दूसरे से स्वतंत्र थे और इस एक्ट के तहत इसको दोनों को क्या है बंगाल के अधीन कर दिया गया। इसको दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। यहाँ देखिए प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी और इसको बंगाल के अंतर्गत मद्रास और बम्बई को कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई को
बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए अधिनियम के अधीन वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, कहाँ पे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अभी तो फिलहाल नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, तो पहले कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में अंग्रेजों ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके तहत पहली बार सर एलिजा इम्फे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 1774 ईस्वी में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में, उसके तहत सर एलिजा इम्फे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। देखिए यही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ा रहे हैं। ये अन्य चैम्बर हाइट ये सब याद रखिएगा, बहुत है पॉलिटी यार, उतना याद नहीं रख पाइएगा। हम शॉर्ट में बता रहे हैं क्या क्या है, हम क्वेश्चन जो आने के लायक है वो बता रहे हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या कहा है, लेकिन देखिए एक लाइन भी हम नहीं छोड़ेंगे, पूरा लाइन पढ़ेंगे। देखिए इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद देखिए इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया इस एक्ट के तहत। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। इस एक्ट के तहत सारा जो खबर है वो ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो उसके बाद दूसरे पेज पर आ जाते हैं। देखिए दूसरे पेज पर क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना था। मतलब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का सिर्फ उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में सीमांकन किया गया। मतलब कि इसके तहत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में सीमांकन किया गया। यही कारण है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को भूल, प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी जाती है। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ देगा प्रयास एवं भूल की संज्ञा किस एक्ट को दी जाती है, उसमें ऑप्शन दे देगा पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपको क्या मानना है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पर इसी को प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी गई है। अब देखिए दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, याद रखना है, 1786। देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या कर रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए, मतलब क्या 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। ऐसा आपको पूछ सकता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी एक्ट पारित किया, तो आपको याद रखना है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, एक्ट बंदोबस्त कानून। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को किस नाम से जाना जाता है, बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि का निर्माण की शक्ति प्रदान की। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि का निर्माण की शक्तियाँ प्राप्त की। उसके बाद देख लेते हैं, इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना था। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ये सब देखिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है बंदोबस्त कानून। इसको और किस नाम से जाना जाता है,
बंदोबस्त कानून। और ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया, तो अमेंडमेंट एक्ट 1781 लाया गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से अब पढ़ेंगे। देखिए इस अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई कि यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई कंपनी के कर्मचारी सरकारी हैसियत से कोई कार्य करता है, 1781 के एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई कर्मचारी सरकारी हैसियत से कोई कार्य करता है तो उससे सर्वोच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब कि इसके तहत यही प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के तहत अगर कोई कंपनी के कर्मचारी सरकारी हैसियत से कोई कार्य करता है तो उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए अब दूसरा टॉपिक चलते हैं। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें यह व्यवस्था की गई कि न्यायालय के आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों पर परंपराओं पर ध्यान रखा जाए। इस एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई कि भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक व रीति रिवाजों के तथा परंपराओं पर ध्यान रखा जाए। अब देखिए दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील, मतलब इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक विवादों एवं कठिनाइयों को दूर कर सरकार को सुदृढ़ बनाने में सहायक हुआ। यह एक्ट जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करके सुदृढ़ बनाने में सरकार के लिए सहायक हुआ। तो हम आ जाते हैं अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। अब इसका देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए इस एक्ट के तहत 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इस एक्ट को 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा गठित किया गया था। इस एक्ट को 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा गठित किया गया था। ये आपको रटने का आवश्यकता नहीं। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट को किसने गठित किया होगा, तो पिट ने गठित किया होगा। पिट्स पिट ये आपको नहीं रखना है, ये सीधा आपको रट जाना, मतलब कि याद रह जाएगा। पिट्स से नाम है पिट का, ठीक है, पिट्स द्वारा कहा जाता है, ठीक है, इसको तो याद नहीं रखना। देखिए इस एक्ट की प्रमुख विशेषता को आपको ज़्यादा याद रखना है। देखिए इसका विशेषता क्या है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो मतलब क्वेश्चन के आंसर के साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी उस क्वेश्चन का कर लेंगे, ताकि आपको एक बार के जगह 2 बार आ जाए माइंड में, ताकि आप लोग भूल नहीं पाएँ। देखिए एक बार अगर आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको भूल जाते हैं। देखिए एक बार हम पढ़ा दिए आपको, ठीक है, एक बार आप नोट्स लेके खुद से घर पे पढ़ लीजिएगा, 2 बार हो गया। एक बार फिर क्वेश्चन जब आंसर करेंगे तो फिर सारा सब्जेक्टिव है उसका निचोड़ आ जाएगा क्वेश्चन में, आपको 3 बार याद हो गया। उसके बाद आप लोग रिवाइज बार बार करते रहिएगा 15 दिन 20 दिन 1 महीनों में, तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके आइए, ठीक है। तो अभी उस सब बात को साइड रखते हैं, फिर चलते हैं। देखिए इसके निर्देशक मंडल को कंपनी के वाणिज्यिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम को
नाम से एक निकाय का गठन कर दिया गया। देखिए फिर से इस लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं। इसने 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 निर्देशक मंडल और को कंपनी के वाणिज्यिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार भारत में द्वैध व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस प्रकार भारत में द्वैध व्यवस्था की शुरुआत हुई। बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत में द्वैध व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? आपको क्वेश्चन में मिलेगा, भारत में द्वैध व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार द्वैध व्यवस्था की शुरुआत हुई जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। मतलब भारत में द्वैध शासन व्यवस्था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में पारित हुई और 1858 तक विद्यमान रही। उसके बाद देखिए, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधि का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। वह समस्त सैन्य, सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, ऊपर आ जाते हैं फिर से। देखिए इस एक्ट के तहत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर, मतलब 4 पहले 4 हुआ करती थी गवर्नर जनरल की संख्या, उसे 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 4 से घटाकर 3 कर देगी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और गवर्नर जनरल को परिषद पर विशेष अधिकार दिया गया। साथ ही बम्बई और मद्रास की सरकार को पूरी तरह से, मतलब कि उसमें आंशिक तौर से और इसमें पूरी तरह से बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के अधीन क्या, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल को आंशिक रूप से बंगाल के अधीन कर दिया गया था और इसमें पूरी तरीक़ा से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। देखिए एक्ट ऑफ 1786 क्या कहता है? 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ठीक, कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से पहले 2 शर्त रखी। मतलब कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने से पहले 2 शर्त रखी। वह शर्त है कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया जाए। उन्हें सेनापति या कमांडर अथवा कमांडर इन चीफ बनाया जाए। ठीक है, दूसरा आता है कि साथ ही विशेष मामलों में अपनी काउंसिलिंग के निर्णय को मानने या न मानने का अधिकार हो। मतलब विशेष परिस्थिति में उसे कोई भी काउंसिलिंग के निर्णय को मानने या न मानने के लिए अधिकार हो। मतलब वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। मतलब इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1786 का अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार दिया गया। तो वो पहले बार वीटो शक्ति का अधिकार किसको दिया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये आपको याद रखना, आपको क्वेश्चन में मिलेगा। देखिए उपरोक्त शर्तों को 1786 के अधिनियम में लागू करते हुए कॉर्नवालिस को पहला सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पहली बार कमांडर इन चीफ बनाया गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग
1793 का चार्टर्ड एक्ट, मतलब 1793 का चार्टर्ड एक्ट। देखें, इस अधिनियम के द्वारा जो शक्तियाँ कॉर्नवालिस को दी गई थी, मतलब जो शक्तियाँ कमांडर इन चीफ बनाया गया था, वे भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के विस्तृत कर दिया गया। मतलब इसका मतलब ये है कि जो शक्तियाँ कॉर्नवालिस को दी गई थी, वो शक्तियाँ भविष्य में आने वाले अन्य गवर्नर जनरल को भी देना विस्तृत कर दिया गया, मतलब उसको भी दिया जाएगा। इसके तहत कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसके तहत कंपनी को, मतलब इसके जो 15 वर्ष का अधिकार दिया गया था और जेम्स प्रथम ने उसको अनिश्चित काल के लिए अधिकार दिया गया था, उसको इस अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए और अधिक बढ़ा दिया गया। ठीक है। इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त। इसे गवर्नर जनरल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की। उसके बाद देख लेते, इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व में से ही दिया जाए। मतलब इस एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाए। देखिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार 1600 ईस्वी में दिया गया। कितना ईस्वी में? 1600 ईस्वी में दिया गया। इससे पूर्व 1593 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी लिवेंट को, मतलब ब्रिटिश कंपनी एक नाम था लिवेंट, जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी, लिवेंट कंपनी मतलब फ्रांसीसी कंपनी हो गया। अनेक कंपनियों में एक लिवेंट कंपनी था, उसको 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था पहले से। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813, देखिए इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। चार्टर एक्ट 1813 की प्रमुख विशेषता निम्न है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत के साथ साथ व्यापार करने का एक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। मतलब देखिए, इसका मेन पॉइंट क्या है। इस एक्ट के द्वारा, मतलब चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा कंपनी का, जो कंपनी है उसको भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले एकाधिकार प्राप्त था और 1813 आते एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। आंशिक या पूर्णतः, ये भी क्वेश्चन में आता है कि आंशिक या पूर्णतः, मतलब आंशिक रूप से समाप्त कर दिया, मतलब थोड़ा मोड़ा व्यापार कर सकता है लेकिन आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है। किंतु चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार को बनाए रखा। किंतु भारत से समाप्त कर दिया गया लेकिन आंशिक रूप से समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार को एकाधिकार को बनाए रखा। मतलब चाय का व्यापार कर सकते हैं और चीन में जाके व्यापार कर सकते हैं, इस पे कोई रोक नहीं लगाया गया। ठीक है। यानी अब भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश वासियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन कुछ सीमाओं के तहत ही खोल दिया गया, यानी कि नहीं फ्री फंड दे दिया गया। कुछ सीमाओं के तहत ही व्यापार कर सकते हैं आप। ठीक है। उसके द्वारा इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन के रूप में देने तथा आधुनिक विज्ञान संबंधी ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया। इसका मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में आगे मिलेगा कि किस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों को देना प्रारंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों को देना
प्रारंभ किया। इसके इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी। मतलब इस कानून ने, मतलब 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा का प्रभुता स्थापित किया गया। मतलब 1813 के अधिनियम के तहत कंपनी के शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा का प्रभुसत्ता स्थापित किया गया। देखिए, इसके तहत भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। इसके तहत भारतीय व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, कर नहीं भुगतान करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कर नहीं देने पर दंड की भी व्यवस्था की गई। अब देख लेते हैं आगे, टॉपिक बढ़ जाते हैं हम लोग। चार्टर एक्ट 1833, ये एक्ट भी महत्वपूर्ण एक्ट है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अब इसका विशेषता देख लेते हैं। इस एक्ट की प्रमुख विशेषता, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसने कंपनी, वहाँ आंशिक था, इसमें पूर्णतः हो गया। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। हम बताए थे उसमें 1813 ईस्वी में कि उसमें आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसमें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर केवल भारत पर शासन करना रह गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। देखिए, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए, चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तथा सभी सिविल तथा सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। मतलब कि सैनिक शासन हो, सिविल सेवा हो या राजस्व निगरानी हो, सभी को गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। कहेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको याद रखना है। इसे अक्षर नहीं पता चल रहा है तो आपको यहाँ लिखा हुआ है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1853। देखिए, ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक चार्टर अधिनियम में यह अंतिम अधिनियम था। मतलब कि 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों में यह अंतिम अधिनियम था। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान तंत्र में निम्न परिवर्तन किए गए। देखिए, इसके तहत क्या क्या किया गया वो समझ लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया इसी अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य की वृद्धि की गई।
वृद्धि की गई, ठीक है। जिससे विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। मतलब 6 पहले से था, 6 और ऐड कर दिया गया, तो इसमें विधान परिषद में कुल संख्या बढ़कर कितना हो गई, 12 हो गई। कितना हो गई, 12 हो गई, ठीक है। इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, ठीक है। जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। यही परिषद ने छोटी संसद यानी लघु संसद की तरह कार्य किया। यही परिषद ने छोटी संसद यानी लघु संसद की तरह कार्य किया। देखिए अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था की शुरुआत की गई। देखिए पहले पूछ देगा कि खुली प्रतियोगिता व्यवस्था की शुरुआत की, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ किया गया और इस प्रकार पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीय को भी शामिल किया गया। इसी एक्ट के तहत पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी शामिल किया गया। इसके लिए वर्ष 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया। आप लोग को ये पूछ देगा क्वेश्चन में, मैकाले समिति का गठन कब किया गया, तो 1854 में किया गया मैकाले समिति का गठन, ठीक है। इसने निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी। इसमें निर्देशक मंडल की सदस्यों की संख्या 24 से कम करके कितना कर दी गई, 18 कर दी गई। इसमें 6 सदस्यों को क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया। देखिए इसी एक्ट के तहत 6 सदस्यों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया। इसके द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 भारतीय प्रांत क्रमशः बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा चुनाव किया जाना था। देखिए फिर से लाइन्स में पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 भारतीय, मतलब 6 सदस्य होगा तो उसमें 4 भारतीय प्रांत के, जैसे कौन से प्रांत के, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, बम्बई और आगरा के प्रांतीय सरकारों का चुनाव किया जाना था, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक। अब ब्रिटिश का शासन खत्म हुआ, अब ब्रिटिश ताज का शासन मतलब ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। पहले ब्रिटिश कंपनी का शासन था, तो हम लोग पहले देख लिए थे कि ब्रिटिश कंपनी का शासन आज पढ़ लेंगे और ब्रिटिश ताज एवं ब्रिटिश क्राउन का शासन हम लोग कल पढ़ लेंगे, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1858 होगा, ठीक है, उसको कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। आप लोग एक बार नोट्स खरीद कर घर पर पढ़ लीजिएगा, फिर से समझ में आ जाएगा। और वीडियो में जो भी बोलने में गलती हुई होगी माफ़ कीजिएगा, ये मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ तो गलती लाजमी है, गलती होवे करेगा, कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर, हम आप लोग को ये पूरा पेज का PDF भेज देंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़िएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आज ब्रिटिश कंपनी का शासन खत्म हुआ, कल से ब्रिटिश ताज का शासन शुरू होगा, ठीक है। ऐसे पढ़ते रहिए मेरे साथ जुड़ के, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे साथ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो गलती हुई होगी माफ़ कीजिएगा। जय हिंद।